हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास में। मैं विपिन सक्सेना यहाँ आपको रासायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, प्रचंड प्रयास एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर सभी हिंदी मीडियम के छात्र, यूपी बोर्ड जैसे हिंदी मीडियम के सभी छात्रों को ऑनलाइन पूरा का पूरा कंटेंट कक्षा 1 से 12 तक सभी विषयों पर एनसीईआरटी पर आधारित पढ़ाया जा रहा है। इसकी नोट्स दिए जा रहे हैं और आपको जो भी इससे संबंधित एनसीईआरटी में जो भी अभ्यास कार्य हैं वो कराए जा रहे हैं कुशल एवं योग्य पूरी टीम और कुशल एवं योग्य पूरे अध्यापकों के द्वारा। प्रत्येक विषय पर आप पर ये बात लगातार चल रही है। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में मैं आपको रासायनिक विज्ञान में अभी तक पढ़ा रहा था रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाओं में हमने जाना था रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रियाओं के 4 प्रकार। उसमें हमने जाना था संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, और हमारी जो चर्चा चल रही थी वो किस पे चल रही थी? विस्थापन अपक्रिया पर, जिसको हम प्रतिस्थापन अपक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसी चर्चा को हम थोड़ा सा अपना आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको, एक बार फिर से थोड़ा चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई ज्यादा अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, अपने से कम क्रियाशील तत्व के से बने हुए यौगिक में से उस तत्व को हटा करके उसकी जगह पर अपन स्थान ले लेता है। मान लीजिए क्या है प्यारे बच्चों कि जैसे मान लीजिए हम और हमारे साथ हमारे क्षेत्र का एक कोई बड़ा आदमी मिल करके एक बिजनेस कर रहा है। ठीक है, उस बिजनेस में हम लोग रन कर रहे हैं, बिजनेस हमारा स्लोली आगे बढ़ रहा है। अभी क्या हुआ, हमसे ज्यादा मजबूत व्यक्ति मान लीजिए टाटा या कोई बड़ा विधायक या सांसद, ज्यादा पैसे वाला, जो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पैसे में है, ठीक है, वो आकर के उस व्यक्ति से मिले और बोले ऐसा करो, ये बिजनेस मेरे साथ करो और अच्छे से हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो व्यक्ति था वो मेरा संबंध छोड़ देगा, मुझे हटा करके उसके साथ बिजनेस अपना शुरू कर देगा। लेकिन ये कब करेगा प्यारे बच्चों, जब बाद में आया हुआ क्या हो, मुझसे ज्यादा क्रियाशील हो, तब तो ऐसा होगा। अगर मुझसे कम क्रियाशील है तो कहेगा नहीं भैया तू जा, मेरे साथ मेरा पुराना वाला ठीक है। ठीक है, तो यही सेम काम क्या होता है, अगर कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व आता है, किसके पास आता है, एक कम क्रियाशील तत्व से बने हुए यौगिक के पास, तब क्या करता है वो उस यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को फुस कर देता है और उसकी जगह पर खुद आकर के एक नया यौगिक बना लेता है। समझ में आई बात? खुद आकर के उस कम क्रियाशील तत्व को उड़ा देता है और उसकी जगह पर अपना खुद का स्थान ले लेता है और नया यौगिक बना लेता है। समझ में आया? तो यही, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये, बाद में आया हुआ तत्व पहले आए हुए तत्व से ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो यह क्रिया संभव नहीं हो पाएगी। समझ में आई बात? यदि ऐसा नहीं है, यदि बाद वाला आया हुआ तत्व पहले वाले तत्व से कम क्रियाशील है, उससे ज्यादा क्रियाशील नहीं है, तो यह क्रिया संभव ही नहीं होगी। जैसे हमने एक सूत्र आपको दिया था, मान लीजिए ए बी कोई दो तत्व हैं, ए और बी, वो दोनों आपस में मिल करके क्या किए, एक कोई यौगिक बनाए हैं, उस यौगिक का नाम रख दिया है ए बी। ठीक है, अब कोई तीसरा तत्व आता है सी, वो क्या करता है, जो तीसरा तत्व आया सी वो ए से ज्यादा क्रियाशील है। तीसरा तत्व सी जो है ए से ज्यादा क्रियाशील है, तो जो ए बी यौगिक था उसमें से जो आपका बी होगा वो क्या करेगा, सी के साथ मिलकर के दूसरा तत्व बना लेगा और ए को अकेला छोड़ देगा। ये देखिए, ए बी एक कोई आपका क्या था, एक कोई यौगिक था। इस यौगिक को निर्माण किसने किया था, इस यौगिक का निर्माण किया था ए और बी, दो अलग अलग तत्वों ने। ठीक है, फिर इसमें कौन आया, इसमें एक और तत्व आ गया, वो क्या था, सी था। सी जो तत्व है वो ए से ज्यादा क्रियाशील है। सी तत्व जो है वो ए से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए इस यौगिक में से ए क्या हुआ, निकल गया। इस यौगिक में से ए को निकाल दिया तो बी और सी आपस में मिल गए, जिससे क्या बना दिया, दूसरा यौगिक बना दिया BC। यहां याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए, बाद में आया हुआ तत्व जब पहले वाले तत्व से ज्यादा क्रियाशील होगा तभी अपक्रिया संभव है, अन्यथा यहाँ कोई अपक्रिया नहीं होगी। हाँ, अब समस्या ये आती है, हम कैसे जानते हैं कौन सा ज्यादा क्रियाशील है। इसके लिए अपन लोग जब इसके बाद वाला
तीसरा लेसन धातु अधातु पढ़ेंगे, वहां पर क्रियाशीलता की एक सारणी हमको मिलेगी, वहां से हम जान पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, फिलहाल मैं आपको यहाँ भाई थोड़ा वो जानकारी दे दूंगा अभी इसी क्रम में। जैसे आपने देखा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या है, एक विलयन है। कॉपर सल्फेट एक विलयन है, ठीक है, एक यौगिक है। इस यौगिक में क्या हुआ है प्यारे बच्चों, ये यौगिक में कॉपर जो है धातु है, कॉपर क्या है, धातु है। कॉपर धातु का ये कॉपर सल्फेट एक यौगिक है। यहां पर कौन आया, जिंक आया। जिंक क्या है, जिंक दूसरी धातु है। जिंक दूसरी धातु है, वो जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। होगा क्या, जैसे ही जिंक भाई साहब आएंगे, ये जो कॉपर जो सल्फेट विलयन है क्या करे, इनके साथ अपना संबंध बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। देखिए जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर आपका अलग रह गया। क्यों अलग हो गया, क्योंकि जिंक जो बाद में आया था वो ज्यादा क्रियाशील था कॉपर से, तो इसलिए जो कॉपर सल्फेट नामक जो यौगिक था उसमें से कॉपर निकल गया बाहर, सॉरी हाँ कॉपर निकल गया बाहर, जिंक वहां पर जुड़ गया, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। आपने अगला एग्जांपल देखा, जैसे मान लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें दो तत्व हैं, सोडियम और क्लोरीन, है ना, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दो तत्व हैं। यहां पर अगर मान लीजिए कौन आ जाए, पोटेशियम आ जाए, कौन आ जाए, पोटेशियम आ जाए, तो हम मुझको ये बात पता है, आपको भी पता हो जाएगी, या हो सकता है आपको पहले से ही पता हो कुछ बच्चों को। ठीक है, तो आप ये जानते हैं जो पोटेशियम है, जो के है, वो सोडियम अर्थात Na से ज्यादा क्रियाशील होता है। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर पोटेशियम ने सोडियम को हटा दिया और क्या बन गया, के और Cl आपस में मिल गए, इससे क्या बन गया, KCl बन गया। जो सोडियम क्लोराइड था वो अब बन गया हमारा क्या चीज, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, जो सोडियम क्लोराइड हमारे पास था प्यारे बच्चों, वो अब बन गया पोटेशियम क्लोराइड, और सोडियम क्या हुआ, अलग हो गया। अब इसी अभिक्रिया में अगर हम क्या करते, इसी अभिक्रिया में यदि प्यारे बच्चों हम क्या करते, मैग्नीशियम मिलाते, मान लो सोडियम ना मिलाते, क्या मिलाते, मैग्नीशियम मिलाते, तो क्या होता, तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम जो होता है वो सोडियम से कम क्रियाशील होता है। मैग्नीशियम जो होता है उसकी सक्रियता, उसकी क्रियाशीलता सोडियम से कम होती है। तो जब मैग्नीशियम की क्रियाशीलता सोडियम से कम है तो क्या होगा, आएगा कहेगा हटो, कहेगा ना 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 मैं तुमसे ज्यादा क्रियाशील हूं, और क्लोरीन सोडियम को नहीं छोड़ेगा, मैग्नीशियम से कहेगा बाय बाय टाटा, मेरा जो पुराना साथी है वो तुमसे ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए हम उसी के साथ मिलकर के यौगिक बनाए रहेंगे और कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। समझ में आई बात की नहीं? और चलिए मैं एक दो और दिखाता हूं, फिर आपको बताता हूं कौन क्रियाशील कम है, कौन क्रियाशील ज्यादा है। पहले इसको थोड़ा सा रफ कर दे, फिर बात करते हैं हम लोग इस पर। देखिए रफ हो जाए मेरे भाई। अच्छा ये पुराना लिखा हुआ है, नहीं रफ होगा, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जो अभी का लिखा वो तो रफ हो जाओ ना जी, हो जा रहा। चलिए अब हम और दिखाते हैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स। जी देखिए क्या हो गया मेरे भाई, आ जाइए, प्रतिस्थापन, जी हाँ इसी पे चल रहा था। और देख लीजिए, जैसे आप देखना चाहिए, मान लीजिए यहीं पर हमारे पास क्या होता, कॉपर सल्फेट में हमने जिंक मिलाया था, जिंक सल्फेट मिल गया। अगर यहीं हमारे कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है मेरे भाई दोस्त, वो क्या रहा है, अगर जी अगर इसी कॉपर सल्फेट के विलयन में, इसी कॉपर सल्फेट के CuSO4 के विलयन में हम क्या मिलाते, Ag मिलाते, Ag मतलब सिल्वर मिलाते। अगर इसी CuSO4 में अर्थात कॉपर सल्फेट में, अर्थात कॉपर और सल्फेट के यौगिक में, कॉपर सल्फेट नामक यौगिक में हम क्या मिलाते, सिल्वर अर्थात चांदी मिला देते, तो क्या होता, तो यहां पर होता नो रिएक्शन। क्या होता, नो रिएक्शन, जिसको हम कह सकते हैं कोई अभिक्रिया नहीं। क्या होता, कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई भी अभिक्रिया ना होती। क्यों ना होती, क्योंकि जो सिल्वर है वो कॉपर से कम क्रियाशील है। हमको पता होना चाहिए कौन ज्यादा क्रियाशील, अभी मैं आपको दिखाता हूं, सब्र करिए। अभी वैसे कौन क्रियाशील है, क्रियाशीलता की जो बात होगी वो हमारा तीसरा लेसन धातु अधातु में होगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जानकारी उसकी अवश्य दे दूंगा। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या देखा, ये देखा आपने, अब मान लीजिए मैग्नीशियम दिखा दिया। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, कौन सा ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा
कम क्रियाशील है, ये हमको जानना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, कौन सा ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन रेड पेन यूज कर रहे हैं, क्या कर लेते हैं, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आपकी बात क्लियर हो जाएगी ना। देखिए हाँ चलिए ग्रीन ले लूं, जी हाँ ग्रीन दिखिएगा आपको। फिर से देखता हूँ दूसरा कोई कलर, जी ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू अच्छा दिखेगा जी। इंक ब्लू, हाँ हो गया ब्लू। देखिए अब जैसे हमको आपको देखना है कि कौन सा ज्यादा क्रियाशील होगा, तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं, इसके लिए हमको एक क्रम याद रखना पड़ता है। क्रम हमारा क्या है, देखिए ध्यान दीजिए जरा सा। क्रम हमारा ये है कि सबसे ज्यादा क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है Li अर्थात लिथियम, उससे कम क्रियाशील होता है पोटेशियम, उससे कम क्रियाशील होता है सोडियम। ध्यान दीजिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन, लिथियम। अर्थात कोई भी अगर हमारे पास कोई भी प्रकार का अगर हमारे पास वो होगा, क्या बोलते हैं, धातु होगी, कोई तत्व होगा, उसको कौन हटा देगा, लिथियम सबको हटाने की पावर रखता है। उसके बाद क्रियाशीलता किसकी है, पोटेशियम की। अर्थात पोटेशियम लिथियम को छोड़कर किसी भी अन्य तरह के यौगिक से उसको हटा करके खुद को ला सकता है। इससे कम क्रियाशील कौन है, सोडियम। इससे कम क्रियाशील कौन है, इससे कम क्रियाशील है मैग्नीशियम। कौन है, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम तो नहीं, मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं जी। मैग्नीशियम की बात अभी कैसे आ गई, अभी कैसे आ गई भाई मैग्नीशियम की बात। ठीक है देखिए अब जो हमारी आएगी अगली बात क्या आएगी, ध्यान दीजिए। देखिए सोडियम, सोडियम के बाद जो क्रियाशीलता आती है प्यारे बच्चों किसकी आती है, कैल्शियम की, और कैल्शियम के बाद आती है मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम के बाद आपका जो क्रियाशील आता है वो आता है कौन, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद आपका आता है जिंक, जिंक के बाद आपका आता है आयरन, आयरन अर्थात फी जिसको फेरस बोलते हैं ना, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, फिर हाइड्रोजन, इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कौन आता है प्यारे बच्चों, कॉपर, कॉपर के बाद कौन आता है, Ag अर्थात सिल्वर, सिल्वर के बाद कौन आता है, Au अर्थात गोल्ड, इसके बाद कौन आता है, प्लेटिनम। समझ में आई बात कि नहीं, इसके बाद कौन आता है, प्लेटिनम। समझ में आया आपको। तो ये हमको क्रम याद रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए अगर कोई यौगिक आपका सोडियम से बना है, सोडियम से कोई यौगिक बना है, तो इसके पीछे जितने भी आप देख रहे हैं, सोडियम के पीछे आप जिन जिन लोगों को देख रहे हैं, इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी, जिन भी लोगों को आप देख रहे हैं सोडियम के बाद, किसके बाद, सोडियम के बाद आप जिन भी लोगों को देख रहे हैं, सोडियम के बाद प्यारे बच्चों आप जिनको भी देख रहे हैं, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, जितने भी आप देख रहे हैं, इन सब में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि सोडियम वाले यौगिक से सोडियम को हटा करके खुद आ जाए। हाँ सोडियम को अगर हटाना है तो हमें इससे ज्यादा क्रियाशील अर्थात पोटेशियम लेना पड़ेगा या लिथियम लेना पड़ेगा। ठीक है यही बात देखिए, अगर मान लीजिए कोई यौगिक एल्युमिनियम से बना है, किससे बना हुआ है, एल्युमिनियम से बना हुआ है, अब उस यौगिक से हमको एल्युमिनियम को हटाना है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यौगिक से एल्युमिनियम हटाना है तो एल्युमिनियम से जो ज्यादा क्रियाशील धातुएं होंगी, जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होंगे वो रखेंगे। तो एल्युमिनियम से ज्यादा क्रियाशील हमको कौन दिख रहा है, मैग्नीशियम। तो कोई यौगिक अगर एल्युमिनियम से मिलकर बना है तो अगर वहां मैग्नीशियम डाल दो क्या करेगा, एल्युमिनियम को हटा देगा, विस्थापित कर देगा, खुद आ जाएगा। कैल्शियम डाल दो वो भी विस्थापित कर देगा, सोडियम डाल दो वो भी विस्थापित कर देगा, पोटेशियम डाल दो ये भी विस्थापित कर देगा, अगर आप लिथियम डाल दो ये भी विस्थापित कर। लेकिन एल्युमिनियम के बाद वाले जिंक, कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन है ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या करेंगे, एल्युमिनियम को नहीं हटा पाएंगे। फिर अगर हम अगर बात करना चाहें तो अगर हम ध्यान दें तो मान लीजिए आयरन से बना हुआ है, तो आयरन को हटाने के लिए आयरन के आगे वाला कोई आएगा, उसके बाद वाला नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया आप तभी समझ पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब आपको अच्छे से क्या पता हो, क्रियाशीलता का ये क्रम आपको अच्छे से पता हो। तो आप अपनी कॉपी उठाइए, अपना पेन, अपना पेंसिल उठाइए और क्रियाशीलता का ये क्रम लिख लीजिए। ये अब क्रियाशीलता का क्या है, आपका एक क्रम है। इसी क्रम में क्या होती है, अब क्रियाशीलता चलती है। ठीक है जो भी लेफ्ट हैंड पर है वो अपने से राइट हैंड वालों से ज्यादा क्रियाशील है, और क्या करेगा, इसके राइट हैंड में जो भी तत्व हैं, जो भी धातुएं हैं, इनसे बने हुए यौगिक से लेफ्ट हैंड वाला हटा देगा। परंतु
परंतु कोई भी राइट हैंड वाला अपने से लेफ्ट हैंड वाले को, अपने से आगे वाले से बने यौगिक को नहीं हटा पाएगा। कहने का मतलब हटेगा तभी जब उससे ज्यादा क्रियाशील आ जाए, इससे पहले तो ये बात नहीं बनेगी और बात हमारी गड़बड़ हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, खेला खराब हो जाएगा। समझ में आ गई बात? प्रतिस्थापन अर्थात द्विस्थापन, विस्थापन समझ में आई? क्या बताया मैंने, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनमें एक अधिक क्रियाशील धातु या एक कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के द्वारा बनाए गए यौगिक में से उस तत्व को विस्थापित कर देते हैं, उनके स्थान पर स्वयं आ जाते हैं और नया यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनमें कोई अधिक क्रियाशील धातु या हम कहते हैं कोई अधिक क्रियाशील तत्व का कण क्या करता है, अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से, अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से खुद को क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पर खुद को ले आता है, अपने आप को वहां पर रख देता है, उसको हटा करके। तो इस तरह से जो आपका नया यौगिक बन के आ जाता है और इस पूरी घटना को अपन लोग नाम देते हैं क्या चीज, प्रतिस्थापन या विस्थापन क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अपन ने अभी तक 3 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ ली। हमने रासायनिक अभिक्रिया में आपको बताई थी मुख्यतः 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभी तक हमने कौन सी पढ़ी? संयोजन पढ़ी। ठीक है, जब दो आपस में जुड़ करके एक चीज का निर्माण कर रहे थे। वियोजन हमने पढ़ा, इसमें क्या था, जो एक कोई पदार्थ था जिन जिन तत्वों से मिलकर बना था उनमें अलग अलग टूट जाना, वो हो गया हमारा। तीसरा हमने पढ़ लिया कौन सा? विस्थापन। इसमें अधिक क्रियाशील यौगिक, अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व से या धातु से बने हुए यौगिक में से उसको हटा करके खुद ले आते हैं। अब इसका लास्ट जो हमारा अभिक्रिया का प्रकार, जो चौथा प्रकार है, उस पर हम अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं हमारा चौथा प्रकार क्या है प्यारे बच्चों जी। चौथा प्रकार जो हमारा है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बार जरा आप दिमाग में सोचिए, पानी पी के मैं बताता हूं आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में प्यारे बच्चों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे हमने विस्थापन पढ़ा वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, द्विविस्थापन पढ़ेंगे। विस्थापन में क्या था, एक अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु से बने हुए यौगिक में से उसको हटा करके खुद जुड़ जाती थी और क्या होता था, नया एक यौगिक बना लेता था। ठीक है, नया यौगिक बन जाता था। द्विविस्थापन में क्या होगा, अदला बदली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदला बदली, मेरा वाला तेरे साथ, तेरा वाला मेरे साथ। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, मेरा वाला तेरे साथ, तेरा वाला मेरे साथ, मेरा वाला तेरे साथ, तेरा वाला मेरे साथ। अदला बदली हो गई आपस में। क्या हो गई? आपस में एक्सचेंज हो गया, बदला बदली हो गई। ठीक है, जैसे कभी कभी आप लोग गाड़ी, मेरी गाड़ी कोई और ले गया, मैं उसकी गाड़ी लेके गया। ठीक है, तो क्या हुआ आपस में वहां पर क्या हुआ था, उसको हटा दिया, उसको अकेला कर खुद ही आ गया था। यहां पर क्या होगा, दोनों चाह रहे हैं बदलना, वो अपने साथी को और वो अपने साथी को। मान लीजिए 2 लोग थे, दो फ्रेंड थे प्यारे बच्चों। ये 2 लोग थे, इनमें आपस में बहुत मित्रता थी। ये दूसरे 2 लोग थे, इनमें बहुत मित्रता थी। हुआ क्या इसमें, अब हो क्या गया कि इन दोनों की मित्रता को यहां पर ये दोनों आए, क्या हुआ, बदल गए। ये इनके मित्र हो गए, इधर चले गए, और ये इनके मित्र हो गए, इधर चले गए। समझ में आई बात? इन दोनों अलग अलग हो गए। इनके मित्र को ये लेकर चले गए, इनके मित्र को ये लेकर चले गए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, द्विविस्थापन, या हम कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक के 2 अवयव, यौगिक के 2 अवयवों का आपस में क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, आपस में अदला बदली हो जाती है, वो क्या कहलाती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। समझ में आई बात? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहेंगे हम, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें प्रयुक्त हुए यौगिकों में, जिनमें प्रयुक्त हुए यौगिकों में उनके अवयवों का अदला बदली हो जाए।
उनमें प्रयुक्त हुए यौगिकों का में जो भी अवयव हैं, जो भी तत्व हैं, जो भी परमाणु हैं, जो भी कण हैं, जो भी आयन है, वो क्या हो जाए, आपस में बदल जाएं। इनका वाला इधर और उनका वाला इधर, दोनों अपने अलग अलग बदल लें एक दूसरे से। तो ये क्या होती है, द्विविस्थापन। फिर से सुन लीजिए, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों के अवयव आपस में अदला बदली कर लें, यौगिक अपने अवयवों का आपस में अदला बदली कर लें, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूं, आप ध्यान दीजिए जरा सा जी। देखिए क्या है, मान लीजिए ए और बी, मान लीजिए कोई एक यौगिक है जिसमें ए और बी दो लोग मिल करके एक यौगिक बनाते हैं, ए और बी मिल करके एक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। यहां पर कौन आता है, दूसरा कोई यौगिक आता है जिसमें सी और डी मिले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक यौगिक है जिसको दो लोग मिलकर बनाया, कौन कौन, ए और बी आपस में मिले एक यौगिक बना लिए ए बी। फिर दूसरा यौगिक था सी और डी, ठीक है, दो लोग आपस में मिले सी और डी, उन्होंने एक यौगिक बना लिया, उसका नाम है सी डी, ठीक है। अब हुआ क्या प्यारे बच्चों, अभी तक एक बदलता था, इस बार क्या होगा, दोनों के दोनों बदल जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मान लीजिए क्या हो गया, मान लीजिए ऐसे हुआ कि ए के साथ सी आ गया तो बन गया AC प्लस बी के साथ कौन आ गया, डी आ गया, तो क्या बन गया, BD। या संभावना ये भी हो सकती है प्यारे बच्चों कि ए के साथ डी आ गया हो, ये भी तो हो सकता है, ए के साथ क्या आ गया हो, डी आ गया तो AD बन जाए, ठीक। बी के साथ सी ए के साथ डी आ गया हो, अगर ए के साथ डी आएगा तो सिंपल सी बात बचा क्या, बी के साथ सी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या देखा आपने कि दो अलग अलग यौगिक थे, उनमें तत्वों का अदला बदली हो गया, इन्होंने अपना तत्व उनको दे दिया, उन्होंने अपना तत्व उनको दे दिया, एक्सचेंज हो गया, अदला बदली। वहां पर क्या, एक आया उसको हटाया, खुद वहां पर आ गया। यहां पर क्या हो रहा, अदला बदली, ये इधर और ये इधर। देखिए ध्यान दीजिए, ए बी एक कोई यौगिक था, क्या था, ए बी एक कोई यौगिक था, इसके पास आया कोई CD यौगिक और यहां पर बदल गया, क्या हो गया, AC से ज्यादा आ गया तो बन गया AC, बचा B, इधर से B रो रहा है, इधर से D रो रहा है, दोनों मिलके क्या बना लिए, BD बना लिए। समझ में आई बात नहीं। या मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा, मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो रहा तो मान लीजिए A के साथ D आ गया तो क्या बन गया, AD बन गया, और फिर B के साथ C आ गया, क्या बन गया, BC। अब यहां पर भी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो इधर हैं जिनको हमने अपक्रिया में प्रयोग में लिया था, जिनका हमने अपक्रिया में प्रयोग किया था शुरुआत में ही, वो क्या हैं, अभिकारक हैं, यानी कि AB और CD क्या हैं, अभिकारक, दो अलग अलग यौगिक अभिकारक हैं। इससे प्राप्त क्या हुआ, AC और BD, ये AC और BD क्या हैं, उत्पाद हैं, ठीक है, ये हैं अभिकारक यानी कि रिएजेंट्स, ये क्या है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब यहां पर ये पूरा जो सिस्टम बन के आया, इससे हम बोलेंगे ये हुआ क्या, ये जो परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसी को हम कहेंगे रासायनिक अपक्रिया। और इसको जो शुद्ध रूप से लिख देंगे तो ये क्या होगी, हमारी रासायनिक समीकरण। और अगर इसी में अणुओं परमाणुओं सबको क्या करें, व्यवस्थित करके अच्छे से उनका संतुलित रूप कर दें, कम ज्यादा जो हो सही कर दें, तो उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। आइए अब इसको रफ करके जो भी लिखा है, फिर हम क्या करते हैं, अपन कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अपन कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे, इसके बाद इसको पहले रफ कर दें जो भी लिखा है हमने जी। बस इसको रफ करके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जी देखिए, यहां पर कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कुछ उदाहरण दे। अभी तो ये आपने सूत्र देखा, आप कुछ आप क्या करिए, एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण देख लीजिए। देखिए उदाहरण, हमारा जो पहला उदाहरण होता है वो जैसे आपने क्या पढ़ा है आप अभी आगे पढ़ेंगे एक अपक्रिया जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अपक्रिया। तो देखिए जरा, वहां पर हम यही अपक्रिया बताएंगे जब आप अम्ल क्षार पढ़ रहे होंगे। इसके बाद वाला पार्ट जब आप पढ़ते हैं अम्ल क्षार और लवण, तो वहां पर एक अपक्रिया पढ़ते हैं, उसका नाम होता है उदासीनीकरण अपक्रिया। वो अलग से अपक्रिया नहीं, इन्हीं चार में से ही निकली हुई एक अपक्रिया है, ठीक है। मैंने कहा मुख्यतः यही चार अपक्रियाएं होती हैं, अगली जो भी आ रही हैं वो इन्हीं में से निकल कर आ रही हैं। तो आपने जो वो पढ़ना है, क्या बोलते हैं,
आपने जो पढ़ना है उदासीनीकरण अर्थात न्यूट्रलाइजेशन, वो पढ़ना है अम्ल क्षार और लवण में, या फिर उसको फिर से हम पढ़ेंगे धातु और अधातु में। अगर हम पढ़ना चाहें तो वैसे अम्ल क्षार लवण में पढ़ लेंगे। वो ही अब क्रिया यहाँ पर मैं आपको द्विविस्थापन अब क्रिया में आपको एक एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं। जैसे कि आपने क्या देखा, एक यौगिक है आपका, क्या नाम है, HCl। क्या है, HCl। HCl एक यौगिक है, किससे किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिले तो क्या बना, HCl। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl। ठीक, HCl है। इसमें दूसरा यौगिक मिला, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक तरह का क्षार है। ये दूसरा देखिए, HCl एक यौगिक है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक अम्ल है। NaOH एक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दूसरा यौगिक है। इसका इसका ये कौन है, ये एक क्षार है। ये दोनों आपस में मिले प्यारे बच्चों, जब आपस में मिले तो हुआ क्या, इनके बीच में एक क्रिया हुई, अदला बदली हो गई, इधर का उधर हो गया। बदला बदली क्या हुआ, बदला बदली हुआ क्या, जरा ये देखिए प्यारे बच्चों, क्या किसके साथ बदल रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है भाई। आइए दिखाते हैं आपको कौन बदल रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज करके ही बात होगी भैया, बिना कलर चेंज किए तो काम नहीं चलने वाला। जी देखिए क्या होता है, ये Na चला जाता है Cl के साथ। ये देखिए Na चला गया Cl के साथ। अब जब Na चला गया Cl के साथ, बिगड़ गई किसकी बात, बिगड़ गई यहाँ पर जो बात, वो बिगड़ गई किसकी बात, ध्यान दीजिएगा, किसकी बात बिगड़ गई। Na अगर Cl के साथ चला गया तो यहाँ बात बिगड़ी किसकी, हाइड्रोजन भाई साहब की, और यहाँ बात बिगड़ी किसकी, OH भाई साहब की। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और आपस में जब मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, तो जो आपका बनकर आएगा, जो आपका बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा, देखिए जरा, जब आपस में मिलेंगे तो ये बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक। साथ में क्या बनेगा, देखिए ये आपका H और ये आपका OH दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। जरा ध्यान दीजिएगा, H2, ऐसे न लिख दीजिएगा आप, ऐसे बहुत अच्छे से, H2O। ये तो हो गया H20। H20 नहीं होता प्यारे बच्चों, H2 छोटा संस्कृत में, O बड़ा, लगे O है वो, जीरो ना लगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये बच्चे हमारे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक है। दूसरा यौगिक कौन आया, NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरा यौगिक है। ये दोनों आपस में मिले तो बना क्या, NaCl। NaCl क्या है, एक तीसरा यौगिक है। साथ में क्या बना, जल, ये एक चौथा यौगिक है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए अभिकारक। क्या हो गए, अभिकारक। ये जो बन के आया ये क्या हो गया, ये हो गया, वही सब हो गया उत्पाद। ये क्या हो गया, उत्पाद। और इसको एक सीक्वेंस में हमने लिख दिया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए अपन लोग इसको कह देंगे रासायनिक समीकरण। इसी के में अगर कण के जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम बराबर कर दें तो उसे हम कह देंगे क्या चीज, संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया बात, इतनी बात समझ में आई बात आपको। चलिए एक एग्जाम्पल आपको और दिखा दिया, मैं चाह रहा हूं एक एग्जाम्पल आपको और दिखा दिया जाए इसका, इसको रफ कर दो जी। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग, फिर अपनी इस क्लास को खत्म करते हैं जी। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो कंप्यूटर वहां से जी। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। जैसे आपने देखा AgNO3, AgNO3 क्या है, AgNO3 आपका सिल्वर नाइट्रेट है, उसमें आपने मिलाया क्या चीज, सोडियम क्लोराइड, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिया आपने, AgNO3। AgNO3 क्या है, सोडियम सॉरी सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, Ag मतलब सिल्वर अर्थात चांदी, NO3 नाइट्रेट, तो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में आपने क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया। क्या मिला दिया प्यारे बच्चों, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड मिला दिया। तो यहां पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहां पर भी क्या हो गया, अदला बदली हो गई। क्या हो गई, अदला बदली। Na ने NO3 को उठा लिया और Ag ने Cl को उठा लिया, तो बन क्या गया, इससे बन गया प्यारे बच्चों, बन गया इससे AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। और क्या बन गया, NaNO3 अर्थात सोडियम नाइट्रेट बन गया। समझ में आई बात। देखो यहां पर भी क्या हुआ, बदला बदली। एक यौगिक के तत्व निकले दूसरे में घुस गए, दूसरे के निकले पहले में घुस गए, दो अलग अलग यौगिक बन के आ गए। तो उम्मीद करता हूं द्विविस्थापन
या द्विप्रतिस्थापन कह सकते हैं, जिस अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन बच्चों के साथ जो अभी प्रचंड प्रयास से दूर हैं, क्योंकि प्रचंड प्रयास एक ऐसा माध्यम है हम सभी यूपी बोर्ड वाले और सभी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, जहां पर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक, जी हाँ, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों पर कुशल योग अध्यापक और पूरी प्रचंड प्रयास की टीम मिलकर के कार्य कर रही है। आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं, और क्या है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व करके आपको उसका सोल्यूशन भी दिया जा रहा है, साथ में सोल्यूशन आपके साथ भी किया जा रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में आया है तो अपने और साथियों को बताइए, प्रचंड प्रयास से सबको जोड़िए। ठीक है, अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आज की अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।